आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। लीजिए सुनिए भाग 15। बेनती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे कि सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था विनती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और जिंदगी जिंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहां बुला लेती, लेकिन यहां बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बेनती से तुम्हारे बारे में बहुत पूछा, वह कुछ नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी थीसिस छपने गई है, कन्वोकेशन नजदीक है। तुम्हें याद है, वायदा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फोटो खिंचवाऊंगी। वह दिन याद करती हूं तो जाने कैसा होने लगता है। एक कन्वोकेशन की फोटो खिंचवा कर जरूर भेजना। क्या तुमने विनती को कोई दुख दिया था? विनती हरदम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे विनती को वहां छोड़ा था। मैं उससे दूर, मां का सुख उसे मिला नहीं, पिता मर गए। क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ कुछ ठीक है, लेकिन जाने कैसी है। कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है। आजकल वे बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे मुझको समझ नहीं पाए। सारे सुख और आजादी के बीच में मैं कितनी असंतुष्ट हूं, मैं कितनी परेशान हूं। लगता है हजारों तूफान हमेशा नसों में गहराया करते हैं। चंदर, एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूंगी चंदर कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वे तत्व हैं जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्ही को ढूंढूंगी, इतना याद रखना। और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवचन मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर के इस अनादिकाल के प्रभाव में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियां होंगी, प्रलय होंगे और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पते हुए अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी, न जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती। लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजड़े के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियां लगी है। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों ज्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियां बजने लगती है। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थक कर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में फंस गई हूं चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियां बजती है तो शायद तुम उन्हें पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होंगे, लेकिन खैर सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थक कर जल्दी ही गिर जाऊं। मेरे भाग्य, खत का जवाब जल्दी ही देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारा पत्र बहुत दिनों बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहां जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूं कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझे, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर मैं अच्छा हूं। हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने जिंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए। अब किले के बाहर से आने वाली आवाजें अच्छी नहीं लगती, न खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूं, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूं क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा तुम्हें भेज रहा हूं।
कभी जिंदगी में कोई जरूरत आ पड़े तो जरूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट, चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का ढर्रा। खंडहर के सन्नाटे में भूल कर आई हुई बांसुरी की आवाज की तरह सुधा का पत्र, सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदर। नवंबर का एक खुशनुमा बिहान, सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन पर टहल रहा था। छोटे छोटे पिल्ले धूप पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और कुंवारी हिरनी की तरह दौड़कर चंद्र के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंद्र कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है, उसने उसी फिकी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस विनती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बर्टी, सुधा, विनती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं होता। समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पम्मी बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहना मत अपनी जबान से, स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, ये ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंद्र ने पूछा। योग साधना, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र सुना बहुत था, सोचा देखती आऊं। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बर्थडे की शादी कब होगी? चंद्र ने बात को टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं जेनी एक दिन बर्टी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली अभी शादी करा दो। उसने शादी कर दी। लौटकर जेनी ने बर्टी का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र है दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बर्टी स्वेटर उतार के जेनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से के जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतार कर बर्टी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूं रोज नाटक देखती हूं। हाँ देखो, ये तो मैं भूल ही गई थी। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर मेज पर रखी। एक भोटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वह बोली ये सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों? तो बोली इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंद्र ने देखा वह अवलोकितेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया, फिर बोला और क्या लाई अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूं। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूं। चंद्र ने देखा पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आंखों में कंवारापन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हर श्रृंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कौमार्य लौट आया है तुम पर। तो परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूं, हमेशा सुंदर बने रहने का, और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छांव में एक नया संगीत सुना कपूर, मानसलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के, और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूं। कपूर,
सेक्स इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूं, सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह अपनी गोद में रख लो तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वासांदोलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्लाकर अलग हट गया। कैसी अजब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूं, क्या लड़कियों के प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी, पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है। अब लगता है यह सब एक भुलावा है, अपने से पम्मी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है, वह जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूं, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल भी नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पूछा। यह और ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा? ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिस्ट एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप ये देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है, लेकिन वह क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। मम्मी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हैं और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूं, भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतर संघर्ष की उलझन का नाम है, पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9:30 से मैटिनी है, आओ देखाएं। मुझे कॉलेज जाना है, मैं जाऊंगा नहीं कहीं। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर, पम्मी चंदर को उठाकर बोली। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी। मेरे मीठे सपने, तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गरम मुलायम होंठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होंठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम ढलकने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपाकर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होंठों से खेलती रही। 7 चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया। उबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारे को सीपियां पलकों से झरने वाली दूधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी या उद्दाम यौवन का भरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहां पूजा दीप बुझ गया था, वहां तरुणाई की सांस की इंद्रधनुषी समा झिलमिला उठी थी। जहां फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे, वहां पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हरसिंगार झर पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर की शामें पम्मी के अदम्य रूप की चाह में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि कभी पम्मी के होंठों के गुलाबों ने चंदर के होंठों के मूंगे से बातें भी नहीं की थी। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है।
वैसे ही मैं पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहां इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और निरस्ता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर को देखता था तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता है। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कन्वोकेशन हो गया, डिग्री जीत लाए। जी हां, बड़ी विनम्रता से चंद्र ने कहा। बहुत ठीक, अब डीलिट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूं, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी ऑफर कब आया? चंद्र ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंद्र को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो, क्यों? महाराजिन ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंद्र हंसकर बोला, विनती की शादी ठीक ठाक हो गई। विनती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, विनती और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर है। अंदर है? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में ही नहीं आता था। इतनी जल्दी विनती लौट आई? विनती कही ही कहा, डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और विनती बैठी सील पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। विनती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी, कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर है, आओ बेटुआ, हम तो लुट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होता का भैया, जौन बदा रहा भाग में ओही भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ये हमरी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रही तौन जमी है। भगवान कोनो को ऐसी कलंकरी बिटिया ना दे। 3 भावरी के बाद बारात उठ गई भैया, हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। विनती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो, आप रोए रोए के काहे जीव हलकान करत तू? गुणवंती बिटिया बाय हजारन आय के बिटिया के लिए गोड़े गिरी हैं, अपना एकांत होई के बैठो। महाराजिन ने पोढ़ी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजिन? चंदर ने पूछा। महाराजिन ने जो बताया उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्ण मना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था, वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब है। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से विनती को उठवा दिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 भावरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया। सहसा बुआ आंसू पोंछकर गरज उठी। इन्हें का हुई गवा रहा, इनकी मती मारी गई। गुस्से में आए कि विनती को उठवाए लीन। अब हम इतनी बड़ी बेटियां लेके कहां जाए? अब हमारी बिरादरी में कौन पूछिए का? इतना पढ़ लिख के इन्हें का सूझा? अरे लड़की वाले हमेशा दब के चले चाहिए। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से कैसे ब्याह कर देते बुआ? तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला। भैया जे के भाग में लंगड़ा लूला बदा होई ओका ओही मिली। लड़कियन को निवाह करे चाही कि शकल देखे चाही। अब बहन ब्याह के बाद कौनों के हाथ गोड़ टूट जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली गली की हांडी चाटे। हम रहे तो जब विनती 3 बरस की हुई गई तब उनकी शकल उजेले में देखा रहा, जैसे भाग में रहा तैसा होता।
चंदन ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं कि विनती को पढ़ो बे, ब्याह ना कर वे, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं, हमार तो किस्मत फूट गई। और वे फिर रोने लगी। पैदा होते ही काहे नहीं मर गई, कुल बोरनी कुलच्छनी अभागिन। सहसा विनती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी, न मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं, मैं साफ कह देती हूं। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझे कि नहीं। चंदर ने ताज्जुब से विनती की ओर देखा। वह वही विनती जो माँ जी की जरा जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। विनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछलकर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली, अब बहुत जवान चले लगी है। कौन है तोर जे के बल पर ही चमक दिखावत है। हम काट के धर दे तो के बताए देत हुई। मुँह झांसी ऐसी ना होती तो काहे ही दिन देखे पड़त। उन्हें तो खाए गई, हमहू का खाए ले। अपना मुंह पीट कर बुआ बोली, तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं। विनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। छी विनती, पागल हो गई हो क्या? चलो उधर, चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम बेआदमी हैं। हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं, हम क्यों बर्दाश्त करें। और तुमसे क्या मतलब, तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? क्या है ये सब, तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या? विनती, ये क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। विनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली, मामा जी मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहां नहीं रहूंगी। अच्छा बेटी अच्छा, जाओ अंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। विनती चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा। हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोलवे, हम तो मर जाए तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हो, इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी, अब हम तुम लोगन की शकल न देखवे। हम मर जाए तो चाहे विनती को पढ़ाओ चाहे नचाओ गवाओ, हम अपनी आंख से न देखवे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए।